जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 12th के ज्योग्राफी के फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे, जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। जैसा कि आप सभी को प्यारे बच्चों पता है कि अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें उस एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए हमें उस एग्जाम के बुक के बारे में पता होना चाहिए था, उस बुक के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए जो 2025 के बोर्ड एग्जाम देंगे उसके लिए क्लास 12th का ज्योग्राफी का सिलेबस और न्यू पैटर्न लेकर आया हूँ कि ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होगा, न्यू पैटर्न क्या होगा। तो इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और वीडियो में फुल जानकारी लेने से पहले बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी का सिलेबस जान सके और ज्योग्राफी की अच्छी तरह से तैयारी कर सके, ताकि वे भी 2025 के बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। और वीडियो को फुल वॉच जरूर करें और फुल वॉच करने के बाद वीडियो के लास्ट में कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा है, जरूर कमेंट करें। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और हम हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम इस वीडियो में हम क्या समझेंगे, आइए समझते हैं। तो पहले जानते हैं ज्योग्राफी की सामान्य जानकारी 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए। मतलब इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्योग्राफी की जो सामान्य जानकारी है वो हम जानेंगे 2025 की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला नंबर हम जानेंगे कि ज्योग्राफी का न्यू सिलेबस क्या है, ज्योग्राफी का न्यू पैटर्न क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कितना सब्जेक्टिव पूछा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रैक्टिकल होता है कि नहीं ज्योग्राफी में, इसके बारे में जानेंगे। कौन सा बुक पढ़ना है, एनसीईआरटी या साइड बुक पढ़ना है, कैसे पढ़े, ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े। तो ये छह बातें इस वीडियो में हम करेंगे और 6 बातों को हम ध्यान पूर्वक समझेंगे और जानेंगे और ये सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं। तो पहले हम 1 नंबर से बढ़ेंगे, 1 नंबर से बढ़ेंगे और अंत अंत तक 6 नंबर तक जाएंगे। तो 1 नंबर में आइए पहले हम जानते हैं जो ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। तो ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो जैसा कि पहले सिलेबस जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। तो क्लास 12th जो है उसके ज्योग्राफी का जो बुक है, क्लास 12th के ज्योग्राफी का बुक, उसमें कुल मिलाकर 10 इकाई है, यानी 10 भाग है और 10 10 चैप्टर में इकाई है, मतलब इकाई समझिए। तो हर हर इकाई के चैप्टर को मिलाकर कुल 22 चैप्टर है। यानी जो क्लास 12th का ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है, इसमें 10 इकाई बांटा गया है, ज्योग्राफी को 10 इकाई में बांटा गया है और हर इकाई में कुछ ना कुछ चैप्टर है और कुछ ना कुछ चैप्टर को मिलाकर कुल मिलाकर 22 चैप्टर है। तो 22 चैप्टर को हमें पढ़ना है। उसके बाद हम जानेंगे कि सेकेंड पॉइंट में, उसके बाद जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को 2 बुक में बांटा गया है, खंड ओ और खंड बो। ओ और बो में बांटा गया है। यानी ज्योग्राफी जो बुक है इसको 2 बुक में बांटा गया है, खंड ओ और खंड बो में बांटा गया है। तो पहले हम खंड अ को जानेंगे, फिर खंड ब की ओर बढ़ेंगे और खंड ब को जानेंगे। पहले हम खंड खंड भाग अ में फुल जानकारी ले लेते हैं और खंड अ में खंड अब भाग एक ही होता है, तो आप इसमें डरिएगा नहीं कि भाग और खंड क्या होता है। तो भाग अगर हम बोलेंगे तो खंड समझिएगा, खंड बोलेंगे तो भाग समझिएगा। तो भाग अ में हम जानेंगे कि जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत है, यानी कहने का मतलब है कि मानव भूगोल से संबंधित जानकारी हम लेंगे भाग 1 में, और ये इसमें हम जानकारी लेंगे विश्व स्तरीय पर लेंगे और उनके जो मूलभूत सिद्धांत है मानव के, उसके बारे में हम भाग अ में जानेंगे। तो भाग अ का पहला इकाई पर हम चलते हैं और पहला इकाई का नाम है मानव भूगोल और प्राकृतिक खंड। इकाई सॉरी जो इकाई 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 1 जो है उसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र।
तो इकाई एक का हम चैप्टर जानेंगे। इकाई एक में चैप्टर मिला कुल एक चैप्टर है जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति और क्षेत्र। इसमें हम जानेंगे मानव भूगोल के बारे में जानेंगे, उसके बाद मानव की प्रकृति के साथ क्या संबंध रहा इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रकृति क्षेत्र मानव क्षेत्र क्या है इसके बारे में हम पहला चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद हम आते हैं इकाई दो जिसका नाम है लोग। यानी इसमें हम लोग के बारे में जानेंगे कि लोग किस तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, उसके बारे में जानेंगे इकाई दो में। तो इकाई दो में कुल मिलाकर 3 चैप्टर है, जिसमें से दूसरा चैप्टर का नाम है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो इकाई दो के चैप्टर 2 में हम जानेंगे जो विश्व की कुल कितनी जनसंख्या है, विश्व में कुल कितनी जनसंख्या है, किस तरह से जनसंख्या निवास करती है, वितरण किस तरह से जनसंख्या का है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहते हैं, और जनसंख्या वृद्धि है कितना है, तो इसके बारे में हम चैप्टर 2 में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर 3 है जनसंख्या संगठन। चैप्टर 3 में हम जानेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में हम चैप्टर 3 में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 की तरफ बढ़ेंगे और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे मानव विकास। मानव किस तरह से विकास किया, पहले मानव प्रकृति से डरता था, जंगल में रहता था, तो उसके बाद मानव कैसे शहर में रहने लगा, तो किस तरह से मानव विकास किया हम चैप्टर 4 में जानेंगे इसी के बारे में। उसके बाद हमारा इकाई 2 जो होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हम इकाई 3 पर आते हैं और इकाई 3 में कुल मिलाकर 3 चैप्टर इसमें भी और इसमें भी। इसमें हम क्या, इकाई 3 का नाम है मानव क्रियाकलाप, यानी मानव कौन सा क्रियाकलाप करता है, इकाई 3 में हम जानेंगे। तो पांचवा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाकलाप। इस प्राथमिक क्रियाकलाप में हम पढ़ेंगे कृषि, पशुपालन, आखेटन, मछली पकड़ना, मुर्गा पालन करना, ये सब के बारे में हम प्राथमिक क्रियाकलाप में पढ़ेंगे और 5वां चैप्टर में है प्राथमिक क्रियाकलाप। उसके बाद छठा चैप्टर जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाकलाप। इसमें हम पढ़ेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त वस्तु का किस तरह से रूप बदल कर उसको बहुमूल्य वस्तु बनाकर मार्केट में बेचना, यानी उद्योग के बारे में हम दूसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद छठा चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद 7वां चैप्टर में हम पढ़ेंगे तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। इसमें हम पढ़ेंगे तृतीयक क्रियाकलाप में सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर सेवा क्षेत्र, डॉक्टर और टीचर, इंजीनियर, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद चतुर्थ क्रियाकलाप, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि उच्च स्तरीय काम कौन कौन से आते हैं, उसको हम चतुर्थ क्रियाकलाप में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर 7वां चैप्टर में हम तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इकाई 4 पर आ जाते हैं और इकाई 4 का नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। यानी इकाई 4 में हम परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, संचार के बारे में पढ़ेंगे और व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। तो इकाई 4 में 2 चैप्टर बांटा गया है। तो चैप्टर 8 का नाम है परिवहन और संचार। तो परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही परिवहन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो इसको भी परिवहन कहा जाता है। उसके बाद संचार, जब सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसे संचार कहते हैं। जब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो उसे व्यापार कहते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद 9वां चैप्टर में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी एक देश से दूसरे देश किस तरह से व्यापार किया जाता है, तो इसके बारे में हम 9वां चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी 8वां चैप्टर में हम पढ़ेंगे परिवहन और संचार के बारे में, किस तरह से परिवहन किया जाता है, परिवहन की क्या सुविधा है। उसके बाद संचार का विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, एक देश दूसरे देश में जाकर कैसे व्यापार करता है, इसके बारे में हम 9वां चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम इकाई 5 जिसका नाम है मानवीय अधिवास। यानी कहने का मतलब है कि मानव किस तरह से निवास करने लगा है। मानव पहले
जंगल में रहता था, अब किस तरह से घर बनाकर रहने लगा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानवीय अधिवास जिसका इकाई 5 में आता है, तो इकाई 5 में मात्र एक ही चैप्टर बांटा गया है और इस चैप्टर का नाम नाम है मानवीय अधिवास। इकाई का भी नाम मानवीय अधिवास है और चैप्टर का नाम भी मानवीय अधिवास है। चैप्टर 10 में हम पढ़ेंगे मानवीय अधिवास के बारे में। तो आप लोग भा, भाग 1 भाग अ में जान जान गए होंगे कि हमें क्या पढ़ना और क्या क्या पढ़ना और कितने चैप्टर बांटा गया। तो भाग अ में 10 कुल मिलाकर 10 चैप्टर है और 10 चैप्टर जो कि हमें पढ़ना है और परीक्षा के व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। तो इस 10 चैप्टर के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि 10 चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो अब हम चलते हैं भाग ब की और भाग ब में कितना चैप्टर बटा हुआ और कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो इकाई 6 पर चलते हैं और इकाई 6 में है पहले जान लेते हैं भाग ब में क्या पढ़ना है हमें। तो भाग ब में पढ़ना है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। यानी भाग ब में हमने पढ़ा था विश्व स्तरीय भूगोल, तो अब हम पढ़ेंगे भाग ब में भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, यानी भारत के अंतर्गत भूगोल जितना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इकाई 6 जिसका नाम है लोग, यानी भारत के अंतर्गत लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से खाते थे पीते थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चैप्टर 1 जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, यानी भारत के अंतर्गत जनसंख्या कितना है, कितना जनसंख्या में वितरण है, घनत्व कितना है, वृद्धि कितना है और संगठन कितना है। तो चैप्टर 1 में इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 में जानेंगे प्रवास, प्रकार, कारण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही प्रवास कहलाता है। तो प्रवास के कितने प्रकार हैं, किस किस कारण से प्रवास होता है, बेरोजगारी, अच्छा कारण, उसके बाद परिणाम क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर व्यक्ति जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो क्या परिणाम होता है, जनसंख्या घटता है कि बढ़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि जनसंख्या प्रवास के कितने प्रकार हैं, प्रवास के क्या कारण है, लोग क्यों प्रवास करते हैं, प्रवास के क्या परिणाम होते हैं, जनसंख्या घटता है या बढ़ता है, इसके बारे में हम जानेंगे चैप्टर 2 में। उसके बाद हम चैप्टर 3 में जानेंगे मानव विकास। तो इसमें हम जानेंगे कि भारत के अंतर्गत मानव किस तरह से विकास किया। पहले लोग जंगल में रहते थे, उसके बाद शहर में रहने लगे लोग, पहले जानवर उनवर खाते थे, अब खाना खाने लगे। पहले लोग कच्चा खाना खाते थे, अब लोग लोग पका कर खाना खाने लगे। तो यही होता है मानव विकास। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। उसके बाद इकाई 7 है जिसका नाम है मानवीय अधिवास, ये भी हम जानेंगे भारत के अंतर्गत मानवीय अधिवास किस प्रकार है। तो इकाई 7 में भी चैप्टर 1 है जिसका नाम है मानव बस्ती, मानव बस्ती किस तरह से बसाया गया है, तो इसके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में कुल मिलाकर हम मानव बस्ती के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं इकाई 8 पर, इकाई 8 जिसका नाम है संसाधन और विकास। तो इकाई 8 में कुल मिलाकर 5 चैप्टर में बांटा, इकाई 8 को कुल मिलाकर 5 चैप्टर में बांटा गया और पांचों चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो 5 चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। तो पांचवा चैप्टर का नाम है भूमि, संसाधन और कृषि, यानी इसमें हम पांचवा चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भूमि, संसाधन और कृषि के बारे में हम पांचवा चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जल के बारे में हम पढ़ेंगे, जल संसाधन, जल का उपयोग कितना करना चाहिए, जल का खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम छठा चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद 7वां चैप्टर में हम खनिज संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, खनिज कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ पाया जाता है, इसके कहने का मतलब है खनिज कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर में। उसके बाद 8वां चैप्टर में हम पढ़ेंगे निर्माण उद्योग, यानी ऐसा उद्योग जहाँ पर किसी वस्तु का निर्माण होता है तो उसे ही निर्माण उद्योग कहते हैं। तो उसके बारे में हम 8वां चैप्टर में पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर में निर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 9वां चैप्टर जिसका नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास, कहने का मतलब कि 9वां चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो भारत के संदर्भ में जो सतत पोषणीय विकास हुआ था, जो एक प्लानिंग के तहत हुआ था, तो इसके बारे में हम 9वां चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो कुल मिलाकर इकाई 8 जो संसाधन और विकास है, इसके बारे में हमने जान लिया कि कौन सा चैप्टर का क्या नाम है और किस क्या क्या हमें पढ़ना है, तो इसके बारे में हमने जान लिया है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपके पास जो हम नया नया वीडियो बनाएंगे क्लास 12 से रिलेटेड, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो अब जानेंगे हम इकाई 9 के बारे में। इकाई 9 का नाम है परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें हम भारत के संदर्भ में जानेंगे परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जिस इकाई 9 में कुल मिलाकर 2 चैप्टर है, जिसका नाम है पहला चैप्टर 10वां चैप्टर का नाम है परिवहन और संचार, जिसमें हम परिवहन और संचार के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 11वां चैप्टर जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर व्यापार किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम 11वां चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो इकाई है और हमारा सिलेबस का अंतिम चैप्टर है, जिसका नाम है चुने हुए मुद्दे और समस्याओं का भौगोलिक अनुदर्शन। इकाई 10 में कुल मिलाकर एक चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर 12, जिसका नाम है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। यानी इसमें हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण, नमामि गंगे, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसके बारे में हम चैप्टर 12 में कुल मिलाकर पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को बच्चों समझ आ गया होगा कि हमें कितना चैप्टर पढ़ना है, तो कुल मिलाकर आपको मैंने बताया कि खंड यानी भाग 1 में 10 चैप्टर और भाग 2 में 12 चैप्टर, यानी कुल मिलाकर 22 चैप्टर हमें पढ़ना है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने आप सभी को 22 चैप्टर का नाम बता दिया है और हर चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसको भी मैंने बता दिया है। अब हम जानेंगे कि अगला टॉपिक हम जानेंगे कि ज्योग्राफी का न्यू पैटर्न क्या है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि ज्योग्राफी का न्यू पैटर्न क्या है। तो ज्योग्राफी का न्यू पैटर्न है कि ज्योग्राफी को देखिए, ज्योग्राफी जो होता है, ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, ज्योग्राफी को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहले आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 70 नंबर का बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बुक में भी आपको 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यानी आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, 35 ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा और 35 सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का एग्जाम होता है, और 100 नंबर में से 30 नंबर आपको स्कूल की ओर से मिल जाएगा और 35 नंबर 70 नंबर आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो आप जान गए होंगे और एक बात ध्यान रखिएगा, इस बार भी आपका जो पैटर्न है, आपका 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 35 ही बनाना है। तो यानी 2021 के बाद जो न्यू पैटर्न आया है, वही पैटर्न इस बार भी रहेगा। यानी 2 गुना आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको आधे बनाना है। तो आशा करते हैं आप लोग ज्योग्राफी का जो न्यू पैटर्न है उसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम जानेंगे आगे कि हमें कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे अच्छा बुक, सबसे बेस्ट बुक NCERT है, जिससे आपको हर साल और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपको NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको NCERT को सबसे अच्छे तरह से पढ़ना है। और साइड से भी आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो अगर आप साइड से भी बुक पढ़ते हैं तो आपको NCERT भी पढ़ना पड़ेगा, SVPD पढ़ते हैं तो आपको साइड से NCERT भी पढ़ना पड़ेगा। यानी दोनों बुक पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, NCERT थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको समझ कर पढ़ना है, उसके बाद आपका आसान हो जाएगा। NCERT अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको हर बार NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आप NCERT ही पढ़िएगा। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे पढ़े, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो ऑनलाइन के क्या फ़ायदे हैं, ऑफलाइन के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं आपको पहले
ऑफलाइन के बारे में बताता हूँ। देखिए ऑफलाइन में आपका जो पहले ऑफलाइन के बारे में बताता हूँ कि ऑफलाइन में पढ़ने के बाद आपका क्या होता है। तो ऑफलाइन में पढ़ने के बाद पहला नंबर पहला नंबर आपका समय बर्बाद होता है। समय बर्बाद होने का मतलब आपको जाने में मानिए आधा घंटा लगा, आने में आप मानिए आपका घर से कोचिंग दूर है तो आने जाने में आपको मानिए दो दो घंटा का समय लग गया या मानिए 1 घंटा का समय लग गया। तो आपका 1 घंटा गया। उसके बाद आपका जो ऑफलाइन क्लास होता है उस दूसरा जो ऑफलाइन क्लास होता है उसका फीस बहुत महंगा होता है। कम से कम 5 से 6 हज़ार तक फीस हो जाता है। उसके बाद आपका अगर एक दिन भी क्लास छूट गया तो वे क्लास आप दोबारा नहीं कर सकते, जिसके चलते आपका हर 3 से 4 दिन 5 दिन 6 दिन पर क्लास छूट जाता है। जिसके बाद आप धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और आप 2000 सॉरी सॉरी और आप जो हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए आप जो ऑफलाइन पढ़ेंगे तो आपका जो क्लास छूटेगा तो आप धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, तो आप उस क्लास को दोबारा नहीं कर सकते और मेकअप आप नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन की ये एक नुकसान है। उसके बाद चौथा उसके बाद हम जाने उसके बाद जो ऑफलाइन क्लास होता है उसमें आपको अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है और सर उतना ध्यान से जो एक बात याद रखिएगा, जो आर्ट्स विषय है और क्लास ट्वेल्थ में जो बच्चे आर्ट्स विषय लिए हैं तो उनको अच्छा कोचिंग होता है ऑफलाइन में वो कहीं भी नहीं मिल पाएगा। उनको ऑनलाइन ही अच्छा पढ़ाई मिल पाएगा, ऑफलाइन नहीं मिल पाएगा। तो ऑफलाइन के ये फायदे और नुकसान है। तो आप ही सोच लीजिए ऑफलाइन पढ़ना है तो उसके बाद हम आपको ऑनलाइन के बारे में बता देता हूँ ऑनलाइन के क्या फायदे हैं। तो ऑनलाइन के फायदे हैं तो पहला नंबर आपका समय का बचत होगा। पहला नंबर समय का बचत होगा। दूसरा नंबर आपका कभी भी अगर क्लास छूट गया तो आप कभी किस आपका आपके पास जब भी समय मिलेगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देखकर उस क्लास को पूरा कर लेंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा है वो कम दाम यानी 2 से 3 हज़ार तक में आपका जो पूरा सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको चौथा जो है उसका अच्छा कंटेंट मिलेगा और आपको अच्छा से समझाया जाएगा और मॉक टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट सीरीज होगा। इसके बाद ये सब ऑनलाइन क्लास में होगा। उसके बाद आपका समय तो बर्बाद नहीं होगा और आप अच्छी तरह से घर बैठे क्लास कर सकते हैं। तो आप सोच लीजिए आपको ऑनलाइन क्लास करना है या ऑफलाइन। तो मैं आप सब को सलाह देता हूं कि आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। अगर आप आर्ट्स विषय लिए हैं तो आप ऑनलाइन क्लास कीजिए। अगर आप साइंस लिए हैं तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप आर्ट्स लिए हैं, आर्ट्स के बच्चे हैं, तो आपको हर हाल में ऑनलाइन क्लास करना है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं और 2025 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाइए। मेरे मेरे चैनल में ज्वाइन हो जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम आपको हर चैप्टर को पढ़ाएंगे और हर चैप्टर को अच्छी तरह से समझाएंगे पढ़ाएंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी तरह से हो सकेगी। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो सिलेबस है किस तरह का सिलेबस है, न्यू पैटर्न क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं, ज्योग्राफी में कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़े, ऑफलाइन पढ़े। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस सब के बारे में। तो आज से आप एग्जाम की तैयारी में परीक्षा की तैयारी में लग जाइए और जी जान से तैयारी कीजिए और 450 प्लस नंबर अब की बार आपको आना चाहिए। इस तरह से तैयारी कीजिए। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद हम कल जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है उसको लेकर आएंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो यहीं पर रहने देते हैं वीडियो को और चलते हैं। बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं आपके साथ।